नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर मैं अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के कार्यक्रम में हमने जयपुर से यहां पर सादर आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, समीक्षक और संस्कृतिकर्मी श्री नंद भारद्वाज को। आइए सबसे पहले इस मंच पर हम जोड़ देते हैं जयपुर से श्री नंद भारद्वाज को। सर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को, आपको और उन तमाम लोगों को जो इसके बाद भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे किसी अप्रत्यक्ष रूप से। बहुत बहुत आपका स्वागत है। अब देखिए, हमारे मित्र तो अब जो मैं देख रहा हूँ, 2-3 मित्र हमारे देख रहे हैं, अभी उनके कमेंट्स भी आने लगेंगे सर, और एक लाइकिंग भी आ गया है आपके लिए। देखिए क्या बात है, कितना बढ़िया शुभारंभ हुआ इसका। अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई, क्या बात है, क्या बात है। उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस बीच में सदानंद मिश्र जी भी आकाशवाणी के हमारे मित्र जुड़ गए और आपको नमस्कार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार जी। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं कि श्री नंद भारद्वाज हिंदी और राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि, समीक्षक, संस्कृति कर्मी, मीडिया कर्मी, बहुत सारे आपकी उपाधियां हैं, क्या क्या गिनाऊं में। वर्तमान में आप कविता, कहानी, उपन्यास, समीक्षा, संवाद, अनुवाद विधाओं में निरंतर लेखन कर रहे हैं और जनसंचार माध्यमों में 4 दशकों का अनुभव है भारद्वाज जी को। अब देखिए, इस बीच में मैं बताना शुरू करूंगा। रमेश रमन जी हरिद्वार से जुड़ गए। अशोक मिस्त्री जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। प्रतिभा जैन जी भी जुड़ गई हैं और आपका नमस्कार कर रही, अभिनंदन कर रही हैं। और मित्रों को यह भी बताना चाहूंगा, आपके राजस्थानी में कई काव्य संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं, उपन्यास हैं। हिंदी में भी आपने प्रचुर मात्रा में लिखा है। इन्हीं विधाओं में आपका लेखन है और आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं। बातचीत में क्योंकि आपका परिचय सर इतना लंबा है, मैं उसमें समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। और आपको कई विशेष पुरस्कार मिले हैं। नरोत्तम दास स्वामी गद्य पुरस्कार भी, जिनमें से एक बहुत ही प्रमुख पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है और दूरदर्शन विशिष्ट पुरस्कार भी आपको मिला है। इसके साथ साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी में सदस्य हैं और दूरदर्शन से भी आपको विशेष कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। और साथ में आपने जो दूरदर्शन में आपके जो सेवा का अंतिम चरण था, उसमें आप वरिष्ठ निदेशक के पद से सेवा निवृत्त हो गए हैं। आपका मैं इस उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के पटल पर पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर मैं आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि मैं बहुत बार आपका प्रोग्राम देखता हूं और मन में इच्छा होती थी कि यार देखो उपेंद्र मुझे क्यों भूल रहा है, मैं भी उनके साथ कभी कभी बात कर लूं तो हमारे पुराने दिन याद आ जाएंगे। सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको बिल्कुल भूला नहीं था। लेकिन मेरी मतलब ये जो सूची थी इतनी लंबी थी और एक दो बार मैंने आपसे फोन से वार्तालाप भी किया था। इसमें किन्हीं कारणों से रोकना पड़ता था। अब देखिए, अहमदाबाद से निशा चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ गई, डॉक्टर प्रणव भारती जी जुड़ गई, बहुत सारे मित्र जुड़ गए हमारे साथ। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर आपकी जो साहित्यिक यात्रा है उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और चूंकि आपकी एक विशेषता ये है, आप राजस्थानी में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं, बहुत सक्रिय हैं आप दोनों भाषाओं में। लेखन आपका बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। क्योंकि आपने कोई विधा नहीं छोड़ी है, जो मैं देख रहा हूँ। कहानी भी, कविता भी, उपन्यास भी, समीक्षा भी, और इसके अतिरिक्त आपने पत्र पत्रिकाओं में भी काफी आपका प्रकाशित हो चुका है। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मूल रूप से कि आप वास्तव में है कहाँ से और आपकी जो जीवन यात्रा है कहाँ से शुरू हुई और आपकी जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं
कहाँ से आपने प्राप्त की है? उपेंद्र जी, मैंने अपना बचपन तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, बिल्कुल पाकिस्तान से लगा हुआ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, उसके भी अंदर बहुत रेतीले प्रदेश में धोरों के बीच में एक गुमनाम सा गांव है, माडपुरा, और उसी के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, कवास, जो क्या बात 2007 में 1.5 साल तक बेचारा पानी में डूबा रहा। वहाँ मेरी स्कूल थी, वहाँ तक मैंने बचपन अपना प्रारंभिक शिक्षा वगैरह वहीं से ग्रहण की। लेकिन मैं मानता हूँ उपेंद्र जी कि बच्चे की सबसे अच्छी स्कूल उसका घर होती है, क्या बात है। जहाँ वह जो बुनियादी संस्कार है वो ग्रहण करता है। और संयोग से मेरे पिताश्री थोड़ी आख्यान में और पौराणिक शास्त्र में उसमें रुचि रखते थे। पंडित परिवार से हूं तो उस तरह के बहुत सारे अनुष्ठानों में मुझे शरीक कर लेते थे। बच्चा था तो थोड़ी रुचि भी ज्यादा जागृत हो जाती थी। वो जब कभी रात्रि जागरण में जाते तो साथ ले जाते। तो उस दौरान वो चूंकि अपने इलाके में एक अच्छे भजन गायक के रूप में, एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, तो उनके माध्यम से मैंने वाचिक परंपरा में बहुत सारी चीजें स्कूल शिक्षा के पैरेलल सीख ली, जान ली। यानी आप समझिए, कविता में अगर मेरी रुचि थी तो रामचरितमानस के बहुत से पद मुझे तब याद थे जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था। क्या बात है, या क्या बात जैसे है। और भी बहुत सारी चीजें, कबीर के जैसे वो हेलियां साखियां वो जब गाते थे रात्रि में, उसको दोहराते थे, लोगों को सुनाते थे, तो मैं जागता था तो सो दिन में लेता था और रात्रि जागरण उनके साथ लगा रहता था, मजीरे बजाता था, खुश होता था कि मुझे एक एक तरह का प्लेजर मिलता था। तो वो भी एक तरह की मेरी स्कूलिंग ही मानता हूं मैं। और वहां से शायद मुझे साहित्य के प्रति या इस आर्ट संस्कृति के प्रति रुचि वहीं से जागृत हुई। और फिर गाता भी मैं ठीक ठाक था, तो वो स्कूलिंग में भी काम आया और बढ़ावा मिलता रहा। तो शिक्षा भी मेरी ठीक ठाक, मतलब जो जो परसेंटेज जो मानते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास से नीचे कभी गया ही नहीं। तो मास्टर जो हमारे तो टीचर होते थे वो भी उत्साहित करते थे, और कोई पढ़ा न पढ़े, कम से कम ये पंडित जी का लड़का तो पढ़ ही लेगा। तो यूं करके मुझे ऐसा मतलब बूस्ट करके रखा कि घर वाले तो समझते थे कि 8वीं पास कर ली, उसके बाद आगे स्कूल था नहीं, तो चाहते थे कि आप छोड़ देगा और अपनी पंडिताई का काम संभाल लेगा। लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ूंगा, आप भले कुछ ही छुड़वा दो मुझसे, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। फिर वहां से मैं बाड़मेर चला गया, वहां से मैंने हायर सेकेंडरी की। तब तक वहां पर बाड़मेर में हायर सेकेंडरी तक का ही स्कूल था। बाद में वो स्कूल तो खत्म हो गया, लेकिन उसी साल कॉलेज खुल गया। कॉलेज खुल गया तो मैं उस कॉलेज में भी दाखिला ले लिया। संयोग से, क्योंकि घर वालों का थोड़ा उतना सपोर्ट नहीं रहता था, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब और कर लिया था। एक ऑफिसर्स क्लब होता था, उसका मैं इंचार्ज था, वहीं जी रहता था। और जी जी। उसके कारण क्या हो गया, सारे जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह आईएएस आईएएस थे, इन सब का स्नेह मिला, इन सब का गाइडेंस मिला, तो साहित्य में मेरी रुचि और बढ़ती गई। और यानी बीए जब मैं कर रहा था तो उस दौरान मेरे कुछ अच्छे हिंदी के टीचर थे जिन्होंने मुझे उत्साहित किया, तो मैं बहुत सारी चीजें अपने पाठ्यक्रम के अलावा बहुत सारी पढ़ ली थी। महादेवी वर्मा को इतने ही मतलब चाव से पढ़ता था मैं। यामा आई थी महादेवी वर्मा की, तो जी मतलब जी पूरी जी पढ़ जी जाती। जी। क्या उसी बात है। तरह से और भी सुमित्रानंद पंत है, प्रसाद है, इन सब कोर्स में भी कुछ चीजें थी, लेकिन उसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें पढ़ लेता था। फिर क्या था कि क्लब में था तो ये सारे अखबार आते थे, पत्रिकाएं आती थी, धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, माधुरी या ब्लिट्स करंजिया की, ये सारी मैं देखता पढ़ता रहता था। तो बाकी को जो साहित्य से बियॉन्ड का जो जानकारियां थी वो भी मेरी दुरुस्त हो गई। तो इसके कारण से मैं आपके इस लिटरेचर के खाते में आ पड़ा। क्या तो बात है, बस क्या वहीं बात। से अच्छा, शुरुआत तो हुई। बातचीत आगे शुरू करें। अच्छा, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं दे रहा हूं और बहुत बहुत बधाइयां दे रहा हूं। मुझे जी ये ज्ञात हुआ है कि आपकी 2-3 पुस्तकें अभी भी हाल में ही आई हैं। पहले हाँ, अभी सर उनके दर्शन कराइए। अच्छा सुनिए तीन। सर, इस बीच जी, में अहमदाबाद से नीलम कुलश्रेष्ठ जी आपका अभिनंदन कर रही है, वो जुड़ गई हैं। वाह और निशा चंद्रा जी तो मैंने बता दिया, और साथ में नमिता सिंह जी भी जुड़ गई हैं अहमदाबाद से। वाह और वाह, हमारे मेरी परिवार से खुशकिस्मती। संतोष रैना जी भी जुड़ गई हैं, वो भी आपका कार्यक्रम देख रही है। हम्म बहुत ही मित्र हमारे लोग जुड़ गए हैं और आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रतिभा जैन बस। जी भी तो लगातार जुड़ी हैं।
और सदानंद जी मिश्र जी भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। पहले सर जी आप उन पुस्तकों का दर्शन कराइए, अच्छा लगेगा हमें। एक एक करके बताइए, सुनिए क्या कौन कौन सी देखिए, पुस्तक आई। एक तो मैं रेडियो दूरदर्शन में रहा हूं ना, तो और पत्रिकाओं से जुड़ा रहा हूं, तो संवाद मेरा प्रिय प्रसंग रहा है, विधा रही है, जिसमें मैं रेडियो में भी बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया। उसी दौरान पत्र पत्रिकाओं वाले मदद मांग लेते थे, तो उसमें भी किया। तो करीब मेरी 2 किताबें इसमें, पहले एक 95 में आई थी, संवाद निरंतर, जी और जी फिर जी। मेरी एक किताब अभी याद में आई है, और जिसमें सारे हिंदी के स्टॉलवर्ड जो शीर्षक लोग हैं, शिखर पुरुष हैं, क्या बात है, बहुत उनसे बहुत मेरा बधाई आपको। मेरे संवाद हुए हैं। तो हाँ, ये उस किताब का आप थोड़ा सा बीच में देखिए। लाइए सर। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं देख जी, रहा हूँ कि वात्स्यायन जी हैं इसमें, क्या बात है, चित्रा मुदगल जी हैं, बहुत और सारे मित्र रामविलास देख रहे शर्मा हैं। है, नामवर रामविलास सिंह जी शर्मा जी भी हैं, है, भीष्म अशोक साहनी वाजपेयी जी जी हैं। हैं, चित्रा मुदगल है, वाह 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 तमाम वाह, क्या हिंदी बात है। के मुख्य लोग, प्रमुख लोग हैं। बहुत बढ़िया, बधाई ये बधाई आपको ये सर। करीब बहुत 300 पेज की किताब है, और ये अभी हाल ही में शिवना प्रकाशन से आई है। और क्या बात मेरी है। भूमिका है, एक मित्र है मेरे, जीवन सिंह जी, हिंदी के वरिष्ठ राइटर, उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है। तो और मैं सर मैं क्यों ना मानूं कि इसका आज जो डिजिटल लोकार्पण हुआ, वो तो उपेंद्र नाथ जी, रैना साहित्य वो संवाद के वो इस वो मंच के आपने माध्यम से करवा हुआ। दिया, सही कहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो और ये कौन सी पुस्तक, एक और पुस्तक, आपके 3 पुस्तकें एक आई हैं। ये जी मेरा सर। चयनित कविताएं हैं। अरे ये वाह न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन के थ्रू आई है। वाह वाह, क्या बात है। चित्र बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका, जी वाह वाह, जी, क्या बात। जी जी जी। तो ये इसमें मेरे जो चयनित। 3 जी सर। कविता संग्रह पहले आए थे, 82 में आया था एक, करीब 1994 में आया था। उसके बाद में ये हरिधूप का सपना 2004 में आया। फिर वो आया था आदिम बस्तियों के बीच, और उसके बाद ये चयन आया है ये। तो क्या ये बात देखिए आप, है, अरे वाह वाह इसमें वाह। भी करीब 125-150 पेज की ये किताब है, और चुनिंदा कविताएं हैं इसमें। बहुत बहुत बधाई आपको। इस बीच में अहमदाबाद से बसंत परिहार जी भी जुड़ गए हैं। आपका वाह नमस्कार, वाह, अरे वाह, क्या स्वागत बात है। स्वागत है जी। हम अच्छा, कुमार अशोक सराफ घायल जी, ये कश्मीर के बहुत बड़े कवि हैं। ये भी अच्छा, आपके आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत बहुत सारे खुशी मित्र की आप बात। देखिए ना, कहाँ कहाँ से। अनिल जी हम्म, अमेरिका से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, कश्मीर से, अरे वाह क्या बात है। मैं तो आज कम से कम बहुत ही धन्य हो गया, हमारे इतने सारे मित्र जुड़ गए। सर और जी, तीसरी पुस्तक दिखाइए। ये है तीसरी पुस्तक। ये जी जी। राजस्थानी आलोचना की किताब है, नई कविता रो आज और आगम, मतलब नई कविता का वर्तमान और भविष्य। ये क्या बात है, पिछले क्या बात। आजादी के बाद जो कुछ राजस्थानी में नया लिखा गया, उसका जी जी। आलोचनात्मक अध्ययन है। कोशिश की है मैंने कि इसको, मैं एक्चुअली आलोचना नहीं कहता, हमारे यहाँ एक शब्द चलता है अवेरना, अवेरना में सहेजना। तो मैंने क्या बात। कोशिश की कि जो हमारी विरासत में हमारे पहले जो लिखा गया है, इसे ठीक से सहेज लूं, उसमें क्या मीनिंगफुल है, क्या उल्लेखनीय है, क्या महत्वपूर्ण है, उसको जरा खोल के बताऊं लोगों को। जी और जी। क्योंकि हम नया तभी सार्थक लिख पाते हैं जब अपने से पहले अच्छा जो काम हुआ है उसे ठीक से जान लें। तो यही कोशिश इस किताब में है। 200 पेज का ये करीब टेक्स्ट है, और लगभग ऐसा ही एक काम मेरा, अभी तो ये तो मूल राजस्थानी में, फिर हिंदी में वो भी लगभग तैयार है। वो किताब वो किसी भी क्षण कल ही आ सकती है। अरे वो वाह, है राजस्थानी विरासत का वैभव। क्या तो बात है, बहुत। वो जी किताब भी लगभग तैयार है, जो कभी आएगी तो अभी आपको फेसबुक पर जानकारी मिल जाएगी। तो क्या ये बात मैंने है। काम किया है, ये कृष्णा सोपती पर मैंने काम किया है आलोचना का। वो किताब राजकमल से आएगी। तो ये काम तो मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा भी 6-7 किताबें अभी और, आप समझिए, आने की क्या प्रक्रिया में बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। तो आप जी, तो पूर्ण रूप से समर्पित हैं। निमिता सिंह जी कह रही हैं अहमदाबाद से, आपकी पुस्तकों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हैं। थैंक यू, और विक्रम धन्यवाद। जयाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर मैं हम्म, चाहता हूं कि अब बातचीत तो आगे हम और जारी तो रखनी है। आप हम्म, जो ये जो कविताओं की, चयनित कविताओं की पुस्तक है, उसमें हम्म, एक दो कविताएं सुनाइए सर, बहुत अच्छा लगेगा। सुनाता हूँ। जी सर। मैं वैसे कविताएं, जैसे वो जो सुनाने वाले कवि होते हैं ना, जो मंच पर बहुत प्रसिद्ध होते हैं,
उस तरह का तो कवि नहीं हूँ, नहीं बस नहीं नहीं अपनी। नहीं, आपका हाँ सर सर मैं जानता हूँ बिल्कुल। आप बस मुझे आपकी कविताओं का जो मिजाज है, तेवर हम्म, जो है, वो तो मैं जानता हूँ। जी और जी आपकी तो अपनी अलग शैली, उसको तो मैं नंद शैली कहता हूँ। आपकी तो जी। अपनी शैली है। जी जी जी। वैसे बहुत आपका सारे, स्वागत है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं जिस इलाके से आता हूँ रेगिस्तान जी के, तो उस जी। पर मेरी बहुत सारी कविताएं हैं। डेजर्ट पर या वहाँ की जो जिंदगी है उसमें जिस तरह की दुश्वारियां हैं उनको आधार बनाकर मैंने काफी कविताएं लिखी हैं। एक तरह से लोग उल्लेख भी करते हैं कि नंजी इस तरह की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। क्या तो बात उन्हीं है। में से एक कविता है जो मैं, क्योंकि प्रकृति के नजदीक रहते हैं तो पेड़ से उन सब से जो रिश्ता हमारा रहता है वो काफी नजदीक का रिश्ता है। तो उसकी एक कविता है मेरी, जी। बस्ती का पेड़। वाह वाह वाह। बस्ती में अगर घर महत्वपूर्ण होते हैं तो वो पहचान पेड़ों से भी होती है उस बस्ती की। बाकी तो उजाड़ जिस तरह का होता है, कहीं अगर बहुत सारी हरियाली दिख जाए तो आप अनुमान कर सकते हैं यहाँ कोई गांव होगा, क्योंकि वहां एक्चुअली बिल्डिंग तो, भवन तो होते नहीं है, वही जो पुश्तैनी मकान होते हैं, तो वो उन पेड़ों की छाया में छुपे रहते हैं। लेकिन हम्म। पेड़ जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और बस्ती को एक रूप देता है। तो जी ये जी। पेड़ जो है वो नई जमाने में बड़ी जो बस्तियां हो गई, उनमें जो बड़े मकान हो गए, उसमें उनके साथ किस तरह का रिश्ता मनुष्य का रह गया, उस पर ये कविता है, बस्ती का पेड़। और वैसे इनडायरेक्ट वे में ये एक तरह से अपनी पूरी विरासत के साथ जो रिश्ता है उस क्या पर भी बात ये है, क्या कविता है। बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सुनाइए सर, आपका कविता है, स्वागत है। बाहर से आने वाले आघात का उलटकर कोई उत्तर नहीं दे पाता पेड़। बाहर से आने वाले आघात का उलटकर कोई उत्तर नहीं दे पाता पेड़। वह चलकर जा नहीं सकता किसी निरापद जगह की आड़ में। वाह वाह वाह, पेड़ क्या कहीं बात। जा नहीं सकता, अपने को बचा नहीं सकता। जड़ें डूबी रहती है पृथ्वी की अतल गहराई में, वहीं से पोखता रहता है वह हर एक टहनी और पत्ती में जीवन संचार। वाह वाह वाह। ऐसा घेर घुमेर छायादार पेड़, हजारों हजार पंछियों का रैन बसेरा, पानीदार पेड़ अब सूख रहा है भीतर ही भीतर जमीन वाह की वाह, कोख में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। कुदरत के कई रूप देखे हैं इस हरियल गाछ ने। कुदरत के कई रूप देखे हैं इस हरियल गाछ ने, कई कई देखे हैं 56 छिनवे के नर बख्शी अकाल। हम्म। बदहवास बस्ती ने सूतली सिरों तक कच्ची सुकोमल पत्तियां, खुरतली तने की सूखी छाल। उन बुरे दिनों के खिलाफ पूरी बस्ती के साथ जूझता रहा पेड़। चौपाए आखिरी दम तक आते रहे इसी की सिमटती छांव में। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या बात है। रिश्ता होता है पेड़ का, हाँ यूं हाँ, बिल्कुल यूं आप बिल्कुल। देखिए। तो मतलब सूत्र जो है, जी। सूत्र जो है, क्या बात है, क्या बात है। पास की बरसाती नदी में अक्सर आ जाया करता था उफान, पानी फैल जाया करता था समूचे ताल में। लोग अपना जीव लेकर दौड़ आते थे इसी के आसरे। कहीं हम्म। शरण नहीं मिली तो पेड़ के नीचे तो मिल जाएगी। लोग हम्म। अपना जीव लेकर दौड़ आते थे इसी के आसरे, और वह समेट लेता था अपने आगोश में बस्ती की सारी पीड़ाएं। वाह फिर समय बदल गया, बदल गए बस्ती के कारोबार। वाह वाह वाह। समय बदल गया, बदल गए बस्ती के कारोबार। नदी के मार्ग में अब नहीं बहता जल। ऋतु की किसी भी बरसात का बहुत संकड़ी और बदबूदार हो उठी हैं कस्बे की गलियां। पुरानी बस्ती को धकेल कर परे कर दिया गया है नदी के पाट में। वाह 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 वाह, क्या बात पुरानी बस्ती को धकेल कर परे कर दिया गया है नदी के पाट में, और एक नया शहर निकल आया है इस पुश्तैनी पेड़ के अतराफ। है। हम्म। और एक नया शहर निकल आया इस पुश्तैनी पेड़ के अतराफ। ऊंचे तिमंजिलों के बीच अब चारों तरफ से घिर गया है पेड़। ऊंचे तिमंजिलों के बीच अब चारों तरफ से घिर गया है पेड़। जहां तहां से काट ली गई हैं उस फैलती आकांक्षा के बीच आती शाखाएं। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अखरने सा लगा है कुछ भद्रजनों को पेड़ का अस्तित्व। अब बस्ती बदल गई, उसकी अट्टालिकाएं ऊंची हो गई, तो पेड़ बीच में क्या कर रहा है। हम्म। अखरने सा लगा है अब कुछ भद्रजनों को पेड़ का अस्तित्व। उनकी नजर में वे अच्छे लगते हैं सिर्फ उद्यान में। शहर पसरता है तो उजड़ जाती हैं पुरानी बस्तियां। जब शहर पसरता है तो उजड़ जाती हैं पुरानी बस्तियां। सिर्फ
पेड़ जूझते रहते हैं अपनी जमीन के लिए कुछ अरसे तक। हाँ, वाह वाह, क्या सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत शहर बढ़िया, बहुत बसता है तो उजड़ जाती हैं वाह पुरानी बस्तियां, वाह वाह सिर्फ वाह पेड़ वाह। जूझते रहते हैं अपनी जमीन के लिए कुछ अरसे तक। और पेड़ आखिर पेड़ है, कुदरत का फलता फूलता उपहार। वह झेल नहीं पाता अपनों का ऐसा भीतर घात। क्या वह बात है, झेल नहीं पाता अपनों का ऐसा भीतर घात, रोक नहीं पाता अपनी ओर आते हुए जहरीले रसायन। नमी का उतरते जाना, जमीन की संधियों में मौन, जड़ों का एक एक कर काट लिया जाना, वह रोक नहीं पाता। पहले पहल सूखी थी कुछ पीली मुरझाई पत्तियां, फिर सूख गई पूरी की पूरी डाल। पहले पहल सूखी थी, मुरझाई थी कुछ पीली पत्तियां, सूख गई पूरी की पूरी डाल। और तब से बदस्तूर जारी है इस तने के भीतर से आती हुई धमनियों का धीरे धीरे सूखना। वाह है, क्या बात है, बहुत सुंदर, और बहुत फिर मार। तब से बदस्तूर जारी है तने के भीतर से आती हुई धमनियों का धीरे धीरे सूखना। इसी सूखने के खिलाफ निरंतर लड़ रहा है पेड़। इसी सूखने के खिलाफ निरंतर लड़ रहा है पेड़। क्या नए शहर के लोग फकत देखते भर रहेंगे पेड़ का सूखना, पेड़ का जूझना? क्या नए शहर के लोग? वाह वाह वाह, क्या बात ये है, क्या बात, वाह वाह। बस्ती देखिए, बस्ती। कहीं पर भी ये कविता ऐसा नहीं लग रही है कि बहुत लंबी है, जी लेकिन जी एकदम निरंतर प्रवाह जो इसका है, जी और जिसको मैं कहता हूँ ना कि विचारों और भावनाओं का प्रवाह जो इसमें सम्मिश्रण हो गया है, जी जी। इससे कविता को तो कोशिश यही थी जान कि इसके बहुत बढ़िया माध्यम से कुछ कम मीनिंगफुल बात भी कही जाए, तो वही बात है। कहने की वो कोशिश थी। तो संदेश तो, जो मैसेज है पूरा, जी और प्रकृति, पेड़ तो अब देखिए केवल प्रकृति को यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यहाँ पर तो पूरे जीवन की जो प्रक्रिया है उसकी निरंतरता जो है उसका वो पूरा आभास देती है। क्या बात है, क्या जी बात है, बहुत जी बढ़िया। इस बीच में प्रियंवदा पांडे जी उत्तर प्रदेश से जुड़ गई हैं, बहुत अच्छा स्वागत। लिखती हैं खुद, जी। बहुत अच्छा ये इनकी मतलब कविताओं में रुचि है। और हम्म। बाकी मित्र तो हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, नमिता जी। सिंह जी, संतोष रैना जी, प्रतिभा हम्म। जैन जी जी। बहुत बढ़िया कमेंट्स कर रही हैं। बाद में मेरा हम्म। निवेदन है, ये कमेंट सब सर आराम से देखिए, क्योंकि मैं देखिए। जानबूझ के अगर मैं स्क्रीन पे इसको लगाना शुरू कर दूं ना, तो फिर वो हम्म। एकदम एकाग्रता आजाद, हो जाती। अपनी जी जी, एकाग्रता टूटेगी उससे। जी टूटती है ना, है ना। तो जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कविताएं आपकी, और राजस्थानी में भी कविताएं सुन रही हैं। अच्छा, जी जी। हम ये आपने बीच में आकाशवाणी का जिक्र किया था, तो आकाशवाणी में आना कैसे हुआ? ये कैसे आपने मन बना लिया कि आप मैं आकाशवाणी में ही जब अपनी सेवा शुरू करेंगे? बाड़मेर से जब मेरा बीए हो गया ना उपेंद्र जी, जी तो जी। एक तरह से मान लिया था कि अब पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन एक मेरे गुरु बहुत अच्छे थे, वो तहसीलदार थे। मैं वहाँ रेगुलर नौकरी भी लग गया था, स्टेट सर्विस में आ गया था। लेकिन वो मेरी रुचि, मैं कुछ लिखता था तो उनसे राय लेता था। तो वो उन्होंने कहा कि नंदू तू ये नौकरी छोड़ दे, और या तो जोधपुर चला जाए या जयपुर चला जा, और अपनी हम्म। पोस्ट ग्रेजुएशन कर दे पूरी। और तेरे नंबर भी ठीक ठाक हैं तो तेरे को एडमिशन भी मिल जाएगा और तेरे आगे काम आएगा। इस जैसे वहां तो लिपिक बन गया था, तो उन्होंने कहा ये लिपिक तो तू 11वीं के बाद ही हो जाता, 10वीं के बाद ही हो जाता है, उसके लिए फिर 3 साल खराब किए तो 2 साल और लगा दे। तो यूं करके उन्होंने उत्साहित किया। तो मैंने कहा मेरे पास तो ज्यादा गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा तेरे को जो चाहिए हम मदद करेंगे, और थोड़ी अपनी सेविंग को बचा करके रख और वहां कर। मैं नॉर्मली पढ़ाई के साथ में एक काम बराबर करता था, वहां बाड़मेर में भी किया और बाद में जयपुर आया तब भी किया। मैं ट्यूशंस पढ़ाता था। आप यूँ समझिए 9th क्लास ऑनवर्ड्स मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ। मुझे घर से कभी मुझे सब सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि घर दे नहीं सकता था, लेकिन उनके पास कोई कोई सर्विस करने वाला नहीं था। कोई रोकड़ा जो पैसा होता था वो नहीं आता था उनके पास। तो वो डरते थे कि बच्चा है, कहाँ कहाँ से मैनेज करेगा। तो मैं खुद ही समझ लेता था कि अच्छा ये मैनेज मुझे खुद ही करना है। तो वो मैं कर लेता था वहां। तो खैर बाड़मेर में तो किया हुआ था ही। उसके बाद जयपुर आया तो मैंने एमए के दौरान ट्यूशन बराबर करता था और उसी से मेरा खर्चा चल जाता था। फिर धीरे धीरे मैं कुछ और भी छोटे मोटे लिखने पढ़ने के और काम कर लेता था। जैसे इससे एक अच्छे अध्यापक थे, उन्होंने व्याकरण के काम में मुझे साथ लगा लिया, तो उससे थोड़ी सी मुझे मदद हो हम्म, गई। जी उसी जी। दौरान मैं आकाशवाणी में युवाणी शुरू हुआ था,
और जी जी मधुमालती जी जयपुर में आई थी पहली बार, वहां पोस्टिंग हुई थी। जी जी तो जी जी। मधुमालती को वो वहाँ वो नए बच्चों को तलाश के कार्यक्रम नया नया शुरू हुआ था। अब दिल्ली केंद्र पर तो पूरा युवाणी का एक सेक्शन था उस तरह से, लेकिन और केंद्रों पर केवल आधे पौन घंटे भर का वो प्रोग्राम होता था। ये किस तो सन की उसमें बात कर उन्होंने रहे हैं आप? है ये किस सन की मधु बात कर रहे हैं आप? कौन सा ये वर्ष? 70-71 की बात है, सन ओ 70। जी तो जी जी। उन्होंने मुझे युवाणी से जोड़ा, फिर उसमें कुछ कविताएं, फिर उन्होंने कहा तू तो कंपेयरिंग कर सकता है, तो वो भी कर लिया। फिर उसी दौरान में जो राजस्थानी प्रोग्राम वहां से चलते थे, उनको लगा कि ये तो राजस्थानी भी बहुत ठीक ठाक जानता है, लिखता भी है, तो उन्होंने कहा तू तो राजस्थानी का कंपेयर हो जा, हमको जरूरत है। तो मैंने राजस्थानी का वो एक सीमाड़ेरी गूंज प्रोग्राम होता था, जो उन दिनों 71 का जो वार हुआ था, उस दौरान वो गणपत लाल डांगी वगैरह सारा जो जी लड़े जी। सूरमा आज जी के से प्रोग्राम कमल करते थे। डांगी जी तो बहुत ही प्रसिद्ध थे, जी, लोकप्रिय थे वो। जी जी तो जी। उन्होंने मुझे जोड़ लिया इससे, राजस्थानी से, और यूं करके रेडियो के साथ मेरा एक आर्टिस्ट के रूप में रिश्ता बन गया। तो करीब 14-14 दिन के उन दिनों वो कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, तो उसमें मैं काम करता था, मुझे जरूरत भी थी। उसी में फिर आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कार्यक्रम अधिकारी का काम क्या होता है ये सबको भी जाना, स्क्रिप्ट राइटर का काम क्या होता है वो भी सब जाना। और उसी दौरान में फिर एक अखबार में मैं एज रिपोर्टर भी काम करता था, और बाद में एक रेगुलर भी हो गया। एक जोधपुर से अखबार निकलता था जलते दीप, उसका सब एडिटर हो गया, और मुझे हम्म। जोधपुर ले गए वो, जयपुर से। उसी दौरान में ये यूपीएससी की जब ये वांट्स निकली पैक्स की, तो मैंने भर दिया यूं ही, कोई मन नहीं था और न कोई निश्चित था, बल्कि मेरा तो लेक्चरशिप में ही जाने का मेरा रुझान था। मेरी एमए फर्स्ट क्लास थी और पीएचडी कर रहा था, नामवर जी मेरे रिसर्च गाइड थे। तो मैं हम्म। सोच रहा था कि मैं टीचिंग में जाऊंगा। उसी दौरान मैं मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया पर काम भी कर रहा था। क्या बात है, वाह तो वाह। मेरा एक तरह से टीचिंग का वर्क भी शुरू हो चुका था, बल्कि एडहॉक लेक्चरर के रूप में मेरी पोस्टिंग भी वहां होने वाली थी, मतलब पैनल बन गया था। उसी दौरान में ये जब इसका इंटरव्यू का कॉल आया, तो मैं 74 की बात है ये, उसमें मैं आया और इंटरव्यू देने बैठा। तो इंटरव्यू एक्चुअली बोर्ड को इतना, मतलब मेरा वो जो बायोडाटा जैसा दिया हुआ था वो ऐसा पसंद आया कि उन्होंने वो उसी तरह के सवाल पूछते रहे। मेरा कविता संग्रह आ चुका था, हरावल राजधानी की पत्रिका थी, उसका मैं एडिटर था, और सारी बहुत चीजें छपी हुई थी, मुक्ति बोध पर काम कर रहा था। अल्बेयर कामू के ल स्ट्रेंजर का मैंने ट्रांसलेशन किया था राजधानी में। क्या बात है, तब तो आपने कामू को पढ़ा था? कामू को वाह वाह। पढ़ा था, कामू वाह। सार्थ इन सबको मैंने पढ़ा था। वर्ल्ड लिटरेचर तो में बहुत बहुत ये रुचि तो से सब पढ़ा मैंने। अस्तित्ववादी थे ना? जी 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 लेकिन जी। मैं थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थॉट का आदमी था, तो उन हम्म सबको भी एक आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ता था। लेकिन मैं कलात्मक या कलावादी सोच वाले लोगों को पढ़ने में कोई कोताही नहीं करता था। उनको पढ़ो, समझो, इनको, इनकी अच्छाइयां, इनकी जो सीमाएं, उनको भी जानो। तो इस लिहाज से मैंने इन सबको पढ़ रखा था। उसी कारण मेरा मुक्तिबोध से लगा हुआ, उनकी कविताओं पर मैंने काम शुरू किया। उसी दौरान में ये यूपीएससी से जब हुआ मेरा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के दौरान ही मुझे लग गया कि ये मेरा सिलेक्शन तो निश्चित दिख रहा है मुझे। बल्कि हम्म। लास्ट तक तो एक सदस्य ने ये कहा कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, यू आर मोर सुटेबल फॉर द एकेडमिक्स। तो मैंने कहा आपको भी कुछ पढ़े लिखे लोग चाहिए होंगे शायद। ये अच्छी अच्छी बात है। इस बीच में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी जुड़ गए आपका जी कार्यक्रम देख जी, रहे लक्ष्मी मेरा वो पुराना साथी है। हैं। तो जी यूं जी जी। करके मैं उपेंद्र आ गया, और 75 में एसपेक्स मैंने जोधपुर में ज्वाइन किया था। 7 साल में तो पहले जोधपुर रहा मतलब हूँ। आपने राजस्थान में ही ज्वाइन किया पहले? जी जी, वो उन्हीं की मर्जी थी, क्योंकि नॉर्मली शायद अच्छे लोग थे तो वो कोशिश करते थे कि भाई जो जहाँ का है, कहाँ भागता फिरेगा, पहले इसमें लग जाए, अपने को थोड़ा व्यवस्थित कर ले। तो जोधपुर में था, वही मुझे मेरे पहला अपॉइंटमेंट हुआ। 7 साल बाद तब लक्ष्मी शंकर वहाँ बीकानेर में थे, जी तो जी जी। हम, तो ये अच्छा। हमारा साथ रहा पूरे में। आशमा कौल जी भी आपका कार्यक्रम देख रही हैं, वो भी जुड़ गई हमारे साथ। जी बहुत अच्छी जी। कवयित्री हैं हाँ, हिंदी की। तो अजय शर्मा जी भी जुड़ गए। क्या बस बात है, बहुत स्वागत बढ़िया, बहुत स्वागत। अच्छा। पंजाब से जी जुड़ गए अजय शर्मा जी। तो जी बातचीत हम जारी रखेंगे। अब उसी संकलन में से एक और कविता सुनाइए। बहुत अच्छा, जी। क्या बात है।
कविता पहले वाली पेड़ वाली तो गजब कविता थी आपकी भारद्वाज जी, बहुत बढ़िया। मैं और आप, मैं ही क्या, आप, हम सभी जो भारतीय लोग हैं वो जिस तरह के विरासत को अपने भीतर संजो कर रखते हैं, और एक सोच हमारी बहुत वैज्ञानिक न सही, मतलब उसको आस्था से भी जोड़ते हैं, लेकिन मैं उसमें एक वैज्ञानिक एस्पेक्ट भी देखता हूँ। हम जीवन की निरंतरता में विश्वास करते हैं, बहुत बढ़िया, और ये विश्वास हमको गीता से मिलता है कि जी, ये जी, मनुष्य कहीं जाता नहीं है, वह सिर्फ वस्त्र बदलता है, वो रूप बदलता है, लेकिन रहता वही है, आत्मा वही रहती है। आप इसको जी। लाइफ के रूप में ले लीजिए, लाइफ की कंटिन्यूटी के रूप में ले लीजिए, निरंतरता के रूप में लीजिए। कंटिन्यूटी जो लाइफ उसकी की है उसी का बिल्कुल सही बात। हाँ, जी, जी, उसकी जी। एक कविता है, छोटी है, अब बड़ी कविताएं हैं ज्यादा, मैं उनसे बच रहा हूँ। छोटी नहीं, कविता कोई है बात और नहीं। अब आप, होनी चाहिए। ये तो देखिए सर, मंच तो आपका है, आपकी जो इच्छा है वो सुनाइए। जी, जी। ये कविता है पीढ़ियों का पानी। यानी आप समझिए, एक व्यक्ति जो आपके सामने, आप बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो हम अकेले मैं ही नहीं हूं, मुझ में मेरी पूरी विरासत जिंदा है, और मैं आगे की विरासत में, आगे की भविष्य में, आगे की पीढ़ियों में जिंदा रहूंगा। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। अपने आदिम रूप में मुझ तक आता असंख्य पीढ़ियों का पानी दौड़ रहा है मेरे ही आकार में। पृथ्वी की अतल गहराइयों में संचित लावे की तरह संचित है मुझ में पुरखों की आदिम ऊर्जा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पुरखों की अतल गहराइयों में संचित लावे की तरह मुझ में सुरक्षित है पुरखों की आदिम ऊर्जा। उसी में साधना है मुझे अपना राग। वाह, वाह, वाह। मैं भी तो उसी में जीऊंगा, उसी में तो अपना राग साधूंगा। उसी में साधना है मुझे अपना राग। मेरे ही तो सहोदर हैं ये दरख्त, ये वनस्पतियां। वाह, वाह। मेरे ही तो सहोदर हैं ये दरख्त, ये वनस्पतियां। मेरी आंखों में तैरते हरियाली के बिंब, अनगिनत रंगों में खिलते फूलों के मौसम। वाह, 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 अरबों बहुत। प्रजातियां जीवधारियों की खोजती है मुझ में अपने होने की पहचान। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। वाह, 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 बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए, ये में तो गागर में आपने सागर भर दिया। पूरा पूरा जिसको हम कहते हैं ना, पूरा दर्शन सिद्धांत जो हमारा है और जी हमारे जीवन का जो पूरा मूल है और जी। मूल आधार है, तो वही तो आपने कह दिया। अब इसके आगे क्या है? तो बहुत बढ़िया। तो वाजपेयी जी कह सही। रहे हैं कि बहुत सुंदर कविता, जी और उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? वाजपेयी जी कवि हैं, और बहुत कविता के मर्म को समझते हैं। मन को समझते, वही वही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी वाजपेयी जी का भी हम स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। जी और जी इस बीच में मैं एक और नाम देख रहा हूँ, बार बार आ रहा, बहुत अच्छा। प्रीति तैमूर जी हमारे साथ हैं। वो स्वागत। आपके व्यक्तित्व की जो सरलता है, उसका आकर्षण है, उसके बारे में उन्होंने कमेंट किया है, बहुत अच्छा। और अशोक सराफ घायल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं पुनः जी, कहता हूँ कि जो भूपेंद्र सिंह रैना जी जम्मू से जुड़ गए हमारे साथ। अच्छा, बहुत वाह, अच्छे स्वागत जी। हिंदी और पंजाबी के बहुत अच्छे कवि हैं, और विशेषकर इन्होंने कश्मीर विस्थापन पर भी लिखा है, बहुत बहुत लिखा अच्छी है जी। इन्होंने। इनका काव्य संग्रह हम्म, अभी आया था, बहुत अच्छा हम्म, रहा है। जी, जी। जी उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। प्रतिभा जैन जी लगातार जुड़ी है। और अच्छा, आपको याद है कि आपने लिखना, तो जब आपकी साहित्य में आपको लगा कि आप अब एक अच्छे साहित्यकार के रूप में आपने अपने आप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है, अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आपने कविता से शुरू किया या कहानी से, उपन्यास, कैसे? क्योंकि कई लोग तो मैंने सर ये देखा है, लोग तो हम्म, सबसे पहले कविता से ही शुरू करते हैं, उसके बाद फिर गद्य और फिर उपन्यास और कहानियां शुरू करते हैं। आपकी शुरुआत कैसे रही? मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो वो प्रकाशित भी हो चुकी है वो रचना। जी। मैं उपेंद्र जी एक कहा करता हूँ, लिखता भी हूँ कि सारी जो विधाएं हैं वो संवाद का रूप है, और मनुष्य को संवाद चाहिए। संवाद उसकी बेसिक आवश्यकता है। आपको जी, जी। रोटी पानी और उसकी जितनी जरूरत है, उतनी ही आपको संवाद की जरूरत है। आप मनुष्य मनुष्य हैं ही इसलिए, और आपकी संवेदना तभी विकसित होगी जब आप परस्पर संवाद करते हैं, या दूसरे के संवाद को भी उतनी ही आर्द्रता से ग्रहण करते हैं।
तो विधाओं का कोई बहुत ज्यादा मैंने वर्गीकरण उस तरह से अपने भीतर नहीं किया। कौन सी बात किस विधा में कहना ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, जैसे मुझे कोई बहुत खुशी व्यक्त करनी है, सबसे अच्छे शब्दों में किस में व्यक्त कर सकता हूँ? मुझे लगता है पोइट्री में ही व्यक्त कर सकता हूँ। अरे वाह, दुख क्या बात व्यक्त है। करना है सबसे अच्छे शब्दों में, नपे तुले शब्दों में, कम से कम मितव्ययिता बरतते हुए अगर मुझे अपना दुख प्रकट करना है तो कहाँ प्रकट कर सकता हूँ? कविता में कर सकता हूँ। लेकिन यही बात अगर थोड़ा सोच विचार के और दृष्टांत के साथ और क्यों लोगों को समझाते हुए करना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कथा विधा शायद इसके ज्यादा अनुकूल है। कहानी उसके लिए उपयुक्त है। जी जी ऐसे जी। ही अगर कोई बात समझा के खुद भी समझनी है और कहनी है और उसके सारे आगे पीछे के हवालों को उसमें साथ में रखना है तो वैचारिक दृष्टि से मुझे आलोचना, मुझे निबंध, मुझे उस तरह की विधा उसके अनुकूल लगती है। ऐसे ही जब पढ़ते थे तो नाटक तो हमारे जीवन में बच्चों को अभिनय के तौर पर सिखाया ही जाता है, तो नाटक से भी परिचय रहा। तो अच्छा साहित्य पढ़ता रहा हूं तो मुझे लगता है इसे तो अनुवादित करके अपनी भाषा में व्यक्त करूं, ये भी मेरा काम हो गया। रेडियो दूरदर्शन में काम किया है तो संवाद हमारा बिल्कुल इस तरह का फॉर्मेट था जो हमें सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता था, तो इंटरव्यूज मैंने किए, उनका संकलन होता गया। तो ऐसे करके सभी विधाओं के प्रति है। लेकिन ये बात सही है कि शुरुआत कविता से हुई। कविता की शुरुआत के लिए मैंने जो शुरू में आपको बताया था कि मेरा बचपन जिस तरह के माहौल में बीता उसमें पोइट्री ही सीखी मैंने। और पोइट्री को ही बाद में जब गाता था तो कहता था आप दूसरों के गीत क्यों गाओ, एक तो हमको रेडियो के मतलब रेडियो क्या समझिए, स्कूल में फिल्मी गाने तो गाने नहीं देते थे, तो अपनी वो जो किताबें होती थी उनमें जो गीत होते थे, आप समझिए बेकल उत्साही का एक गीत था, अमर जवां सिपाहियों वतन तुम्हारे साथ है। जी ये जी जी। 71 के बाद में बहुत हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा था, उसको मैं गाता था और वो बहुत आग्रह से मुझसे गवाया जाता था और खूब टीप पे गाता था। तो कहते थे मेरे हारमोनियम बजाने वाले कहते थे अब मेरे आखिर में से आगे स्वर नहीं है तो नीचे बहुत चीख रहा है। तो सर ये उसके एक एक दो अंश सुनाइए ना, जरा गा के सुनाइए, अच्छा लगेगा। अब तो गाना मेरे लिए थोड़ा थोड़ा कठिन नहीं, है थोड़ा फिर सा भी। मतलब थोड़ा सा कोशिश करिए। जी जी जी। अमर जवां सिपाहियों वतन तुम्हारे साथ है, क्या बात है। हिमालय की सर बुलंद चोटियों के हौसले, ये अमन की निशानियां, ये हिम्मतों की जलजले। अमर ये खुल दे कश्मीर का वतन तुम्हारे साथ है, अमर जवां सिपाहियों वतन तुम्हारे साथ है। अब जिस वक्त ये लता मंगेशकर जी ये जो मेरे देश के लोगों गाती थी, उसी दौरान में मैं भी ये गीत गाता था तो मेरे क्या बात है। इलाके के लोग बहुत आग्रह करके सुनते थे। ऐसे ही क्या बात है। राजस्थानी के लोकगीत बहुत आते थे मुझे, वो बहुत सुनाता था। फोक के साथ मेरा बहुत रिश्ता रहा, वाचिक साहित्य के साथ मेरा बहुत रिश्ता रहा। वाह कथाएं वाह। कहानियां इतनी मैंने कंठस्थ थी, मुझे आग्रह करके कहते थे नंदू कहानी सुना, कोई गीत सुना। तो ये आप समझिए मेरे दोस्तों की मंडली में मेरी यही पहचान थी, यही उपयोग था। तो उसने मुझे कविता के और नजदीक खिसका दिया। तो वहां से फिर मुझे लगा कि जब औरों की गा रहा हूँ, औरों की लिखे बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी लिखे क्यों नहीं गाऊं, अपनी लिखी हुई गजलें या अपने गीत क्यों नहीं गाऊं। फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो लगातार कैसे जोड़ते हैं, ये तो गाते 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 एक ईडीएम बन जाता है, आपका मुहावरा आ जाता है। हम्म। और फिर जिस तरह की जिंदगी मैंने जी है उसमें मुझे उसने दर्द जो होता है ना वो कभी बना देता है, तो अब बना आप दिया। आपने एक शब्द जो आपने मुझे सूत्र दिया ना, नंदू, हाँ, तो हाँ, ये अब ये जो नंदू शब्द है, तो प्रतिभा जी ने एक जगह लिखा है इस हाँ। नाम में, नंदू में बहुत ही आत्मीयता है। तो वास्तव में सही है कि जी जी। है ना। तो आप अपना कोई गीत सुनाइए ना, थोड़ा सा ससुर पाठ में अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है लोग। अब देखिए कितने हमारे मित्र मांग रहे हैं आपसे वो गीत। अब अच्छा मेरे हमारे। पास वो, अब मेरी तो मैंने कहा ना मैं उस तरह का मंच का कवि नहीं हूँ, तो गीत हैं भी तो नहीं वो नहीं, दूर ये तो दराज बात। में। जी 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 हाँ, जी जी। तो वो जी जी।
अब तो मैं ज्यादातर सारी, आप समझिए 74 ऑनवर्ड्स मैंने शायद ही कोई गीत लिखा हो, मैंने सारी फ्री वर्स की कविताएं हैं। पहला जी जी संग्रह मेरा 74 में आया था, अंधार पख, जी जी और जी। वो अंधार पख कविता संग्रह पूरा डेजर्ट की लाइफ पर है। वाह वाह वाह। मैं उसको कहता हूँ कि ये जो जिस पीरियड में हम जी रहे हैं, ये एक अंधेरा पक्ष, जैसे हमारे ये दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और हम्म शुक्ल पक्ष, हम्म हम्म, हम्म। तो हमारा पूरा समय जो है वो अंधार पक्ष है, हम अंधार पक्ष में जी रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारे, हम भी कभी उजाले में आएंगे, उजाला हमारे हम तक पहुंचेगा। जिस, या आप समझिए पानी बेसिक जरूरत होती है, वो तक उपलब्ध नहीं होता था हमको। यानी आप समझिए मैं स्वयं अपने घर के लिए ऊंट पर पखाल डाल करके, एक पखाल में 14-15 घड़े पानी आता है, और 3 2.5 3 कोस दूर जा करके किसी कुएं से, वहां से पानी भर करके ला करके और घर में पीने के पानी की व्यवस्था करते थे। गांव के अंदर जो पानी था वो इतना खारा था कि वो पशु भी नहीं पीते थे। वहाँ एक्चुअली जिप्सम निकलता था, वो फर्टिलाइजर हम्म। कंपनी थी वहां पर, तो उसके जी जी। कारण से जमीन के नीचे का पानी बहुत खारा होता था, वो पीने लायक नहीं होता था, तो हमको पीने के लिए दूर से लाना पड़ता था। तब जल वितरण की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये तो बहुत बाद में हुई है। तो पानी नहीं, लाइट नहीं, जब पूरी में 8वीं तक की पढ़ाई चिमनी में, ये जो लालटेन में, इसी में उसी की रोशनी में पढ़ करके बड़े हुए हैं। और भी बेसिक जरूरतें, कोई गांव में तो उसमें स्कूल भी मेरा 1.5-2 किलोमीटर दूर होता था, जिसमें पैदल जाते थे। अच्छा, घर में बहुत ज्यादा ऐसी नहीं थी, तो जैसे जूते ही नहीं है पहनने के लिए, अब गर्मी के हम्म। टाइम में तो भागते थे, एक एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी को पकड़ना है ताकि पाँव जले नहीं। तो मेरे एक कविता संग्रह जिसका मैंने संपादित किया, उसका नाम ही रखा था रेत पर नंगे पाँव। सुनाइए सुनाइए जरा, अगर याद है, बताइए। वो एक्चुअली वो तो संकलन है, वो जी औरों जी। की, राजस्थान के 30 नहीं नहीं, लोगों की मतलब इन कविताएं हैं परिस्थितियों उसमें। पर आपके तो कई कविताएं होंगी, हाँ, चाहे बहुत सारी राजस्थान, कविताएं हैं मेरी। तो राजस्थान में आप सुनाइए ना, बहुत जी अच्छा जी। लगेगा। देखिए हमारे तो मित्र सुनना चाहते हैं। जी जी, तो मेरी प्रीति जी एक दिख रही है, कविता आप है तो जो, जमीन से जुड़े हुए साहित्यकार हैं। मेरी एक ऐसी कविता है जो आपको पसंद आएगी, और बेशक। वो कविता आप आपकी आपकी सभी कविताएं हमें पसंद है। अब देखिए हमारे मित्र जो जुड़े हैं, आपको जी, बहुत सुनना चाहते हैं जी। आपने बहुत रोचकता बनाई आज के कार्यक्रम की। अब जितनी इतनी देखिए ना, इतना मल्टी डायमेंशनल और पूरा विविधता से भरा हुआ, सुनाइए एक तो सुनाइए। उपेंद्र जी, मैं ये जो मुफलिसी की जिंदगी है ना, उसको अफसोस की तरह नहीं लेता था, उसमें मजे ले लेता था। हाँ हाँ, हाँ, क्या बात। तो तकलीफ है तो तकलीफ का भी तो अपना एक आनंद है। और हाँ उसको बाद में सुनाते थे तो हंसते हुए सुनाते थे, आज यार यूं हो गया, आज ये फिर मेरे पाँव में लग गई, अब तो ठीक है, लेकिन उस वक्त लग गई। तो ये भाव रहता था। क्या बात है, एक बात बहुत बढ़िया। एक कविता है, सुनाइए। एक घड़ा जी। पानी। वाह क्या यानी बात है। पानी, मैंने से पानी की, उस पर कई बहुत सारी कविताएं मेरी, लेकिन एक ये कविता आपको उसका अनुमान हो देगी। जी जी। इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला के पार जितनी दूर भी आ सकें आप चले आइए, वाह। रेतीले धोरों के बीच बिखरी बस्तियों में, जहां घरों में एक घड़ा पानी ही उसकी संचित पूंजी होता है। सूरज, चांद और सितारे होते हैं उजास के आदिम स्रोत, बिजली फकत बादलों में निवास करती है, और पानी पृथ्वी की अतल गहराइयों में मौन दुर्लभ देवता। वाह वाह वाह, क्या बात है। कोई गिले शिकवे की बात नहीं है, आने को लोग अक्सर आ जाते हैं तफरीह की तर्ज पर, और लौट जाते हैं किसी अजनबी सैलानी की तरह, जो नज़ारों की खोज में भटकता फिरता है आके जहान में। लोग हम्म। पर्यटक की तरह आते हैं और चले जाते हैं, चले ये जाते नहीं। हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उन्हें अपने रिसालों और बेनूर दीवारों की खातिर कुछ तस्वीरें लेनी होती हैं नई, सजानी होती है अपनी सूनी और बेजान इमारतों की शान। उन्हें आकर्षित करते हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रेत के दुर्लभ दर्शाव। ओए उन्हें ओए। आकर्षित करते हैं वाह वाह वाह। उन्हें आकर्षित करते हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रेत के दुर्लभ दर्शाव, और सिर पर घड़ा उठाए पसीने से तरबतर पनिहारिनों का पिघलता यौवन, उनका तार तार परिधान वाह उनको वाह आकर्षित करते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत अपनी सुंदर। नियोजित यात्रा में वे नहीं जान पाते रोजी और जीवारी के लिए भटकते इंसान का संताप। हम्म। अपनी नियोजित यात्रा में वे नहीं जान पाते रोजी और जीवारी के लिए भटकते इंसान का संताप। एक घड़ा पानी की खातिर
दूर तक जाती क्षितिज के पार, दूर तक जाती क्षितिज के पार, आकाश और पाताल को एक करती, घरनी की अंतर वेदना वे नहीं जान पाती। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, ये बहुत ये घड़ा पानी। बहुत बढ़िया, ऐसी एक बहुत छोटी अच्छा। और कविता सुनाता हूँ, वो भी लगभग सुनाइए इसी सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है, बिल्कुल सुनाइए, कविता है। कहिए। कहीं तो होंगे अभयारण्य, वाह कोई कोई वाह, अभयारण्य है ही नहीं, जीवन है ही कितना नहीं, है ही कितना नहीं, है। कितनी असुरक्षाओं के बीच में है। वाह वाह वाह, जब उलट पुलट गई हो सारी कायनात, हवा के शोर में डूबी भयातुर चिड़ियों की चहकार, कौन जाने कितने पेड़ बच रहे होंगे, कितने परिंदे रहे होंगे सलामत, कितनी झाड़ियां, प्रजातियां कौन कौन सी शेष रह गई होंगी इस अशांत बियाबान में। वाह सूक्ष्म जीव जंतुओं की नियति को यदि छोड़ भी दिया जाए उन्हीं के हाल पर, तब भी अमीर संवारने को बहुत कुछ बच गए होंगे संभावित जीवन के अवशेष इस तूफान में। इस सामने दिखते घायल बरगद की छांव में कितने शरणागतों को मिला होगा आसरा, जिसे पुरखों ने बड़े चाव से उगाया था बस्ती के बीचों बीच। ऐसे न जाने कितने ही दरख्त उखड़ कर बह गए होंगे समय के टूटते प्रवाह में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। परिंदे नहीं जानते कि समय कैसा बर्ताव करेगा उनके साथ। वाह, परिंदे नहीं जानते कि समय कैसा बर्ताव करेगा उनके साथ, जब सारे हल्के में कहर मचा होगा। परिंदे हम्म। नहीं जानते, परिंदे नहीं जानते कि समय कैसा बर्ताव करेगा उनके साथ, जब सारे हल्के में कहर मचा होगा। वे उड़ते रहेंगे क्षितिज के आर पार, जहां हरे भरे खेत होंगे, लहलाती फसलें होंगी, ढलानों पर दूर दूर तक पसरी होगी हरियाली। कहीं तो होंगे अभयारण्य, दुर्लभ पक्षियों के समूह, अचानक उड़ जाने का अनचाहा एहसास इन रूखे सूखे दरख्तों की देह में। ऐसे ही आएगी बहार, ऐसे ही गुजर जाएंगी समय की बेरहम दुश्वारियां, हाय हाय हाय, ऐसे ही गुजर जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है, ये है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता। अब देखिए, जिस जमीन पर आप रहते हैं, जिसको जी आपने अपने जीवन में जिस बात को उतारा है, और उसी जमीन की कविता और रचना नहीं आएगी तो फिर कहाँ से आएगी। जी वही क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। अब देखिए, जीवन में जितना भी, एक बात आपकी हमें बहुत अच्छी लगी कि अगर कभी भी कष्ट आए तो लेकिन उसको कष्ट के रूप में ना ले लीजिए, उस कष्ट को सहिए, और सही और सहते हुए, सही है हंसते अपना। हुए, हंसते हुए हाँ सहिए उसको। जी जी। अब मैं तो देखिए बल्कि आज, कहता हूँ, जैसे कहते हैं लोग, कहते हैं कि साहब बहुत तो थक गया या वो अब तो वो काम नहीं होता। इसका मतलब है इसने ये जो काम जो भी किया है ना उसको एंजॉय नहीं किया। मैं नहीं कहता क्या हूँ कि बात, मजदूर भी अगर खड्डा खोदता है तो बहुत गोल गोल बढ़िया सा खोदता है और उसमें आनंद लेता है। तो क्या ऐसे ही बात है। आप जो भी काम करें उसको एंजॉय भी करें, और वो आपका मनोरंजन उसके भीतर है, उसके बाहर नहीं हाँ है। हाँ, क्या बात है, बहुत सही बात है। अब देखिए, एक और उपलब्धि हमारे कार्यक्रम की, आपके राजस्थान से ही हमारे परम मित्र डॉक्टर अनिल शर्मा, जो बहुत ही प्रतिष्ठित गजल गायक हैं, अच्छा, जुड़ गए हैं। वेलकम, कह रहे आओ, हैं कि स्वागत नंद आपका भारद्वाज अनिल जी जी। को प्रणाम। क्या जी, बात है, क्या मेरा भी बात है। प्रणाम। बहुत बढ़िया। अनिल जी को हम बहुत ही स्वागत करते हैं इस मंच पर, और लगातार निशा चंद्रा जी, प्रणव भारती जी, उषा कौल जी भी जुड़ गई हमारे साथ, और हम्म, बहुत सारे मित्र लगातार जुड़े हुए हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। मेरे अनुज आशुतोष रैना जी भी जुड़े हैं, वो भी आपका हम्म, कार्यक्रम देख रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ, और मैं उनसे निवेदन करूंगा, खूब लाइक करिए, कमेंट्स अपने दे दीजिए, अच्छा लगेगा, और अगर हो सके इसको शेयर भी करिए। अच्छा, नाटकों के प्रति आपकी क्या रुचि रही है? जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, 9th क्लास में, तब नाटकों में स्कूल में मैंने पहले भी मेरी 8th तक की मिडिल स्कूल उसमें भी भाग लेता था। और वहां जब 9th में आया, मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे जिन्होंने मुझ में ये रुचि पहचान ली। तो मुझे शुरू में लड़कियों की भूमिका देते थे। कहते अच्छा। थे जी 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 जी। क्योंकि स्कूल में और कोई होता नहीं था, छोटा ही था, ठीक ठाक दिखने में, वो लड़की के कपड़े पहनाते थे तो वैसा ही लगता था। तो उसका उपयोग कर देते थे वो। लेकिन बाद में थोड़ा और जब 11 तक आया तो और बड़े और नाटकों में भाग लिया, और स्टेज से शुरू से ही मेरा मतलब उस तरह का रिश्ता रहा है। फिर कॉलेज में रह गए तभी, तो वो तो उस तरह से रहा। फिर बाद में
माध्यम जो पकड़े दोनों, रेडियो दूरदर्शन, ये भी नाटक के ही मुख्य रूप से माध्यम माने जाते हैं। जी जी फिर सही बात। जी जी हाँ, जी। फिर फिल्मों में बहुत रुचि थी, पूरी मतलब अपनी बचत में से, भले ही उस फाका मस्ती है इसके बावजूद भी जो वो पहले वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होती थी घटी दरों पर फिल्में, तो कोई फिल्म जब घटी दरों पर जाती थी तो उसको तो जरूरी देख ही लेंगे, तुम तो कम पैसे लगते थे, चवन्नी अठन्नी में वो काम चल जाता था। क्या लेकिन बात है। अच्छी अच्छी फिल्म भी देखी, मदर इंडिया वगैरह सारी अच्छी फिल्में। एक ये मुझ में शौक क्या हुआ कि हम जिस कस्बे गांव में रहते थे उसके पास से ये फर्टिलाइजर कंपनी थी, बाद में भारतीय उर्वरक निगम बना, तो उन्होंने फिल्में दिखाने का काम शुरू किया। वो अपनी कॉलोनी में लोगों को दिखाते थे। हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो अपने गांव से भाग करके शाम को आ जाते थे कि आज वहां फिल्म दिखाई जाती थी, फ्री में दिखाई जाती थी वो। तो वहां से तमाम जो राज कपूर की, देवानंद की या दिलीप कुमार की सारी जो ये फिल्में थी, क्लासिक फिल्में जो आज मानी जाती हैं, हम तो उनको फ्री में देख चुके थे सारी। तो वहां से गीतों में, कविता में और संगीत में इसके प्रति जो रुझान पैदा हुआ, उसके पीछे ये रंगमंच, ये फिल्मी गीत, रात्रि जागरण, ये तमाम जो एक्टिविटीज है उनका कहीं ना कहीं बहुत गहरा संबंध रहा है मेरे इस सारे रुचि के विकसित होने में। तो लेकिन उसी पुराने में पुराने पुराने गीत जो थे जी बहुत ही अभी भी जीवित हैं, अभी वो सदाबहार गीत है। जी तो कोई जी गीत जी। ऐसा है कि जो आपको बहुत ही प्रभावित कर गया? किस किस गायक को आप ज्यादा पसंद करते थे? गायक तो खैर सारे सभी अच्छे ही लगते थे, लेकिन एस डी बर्मन मुझे बहुत पसंद आते थे। तो थोड़ा बहुत कुछ गुनगुनाइए ना, अच्छा लगेगा, आपकी आवाज भी जैसे वैसे बहुत। जी हाँ, जी। लेकिन एस डी बर्मन को गाने के लिए तो बहुत बहुत दम चाहिए। कभी गा लेता था उसको उतना ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लेकिन अब भी सुनता हूँ। एक दो मिसरे सुन कुछ मेरे गुनगुनाइए। बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, क्या बात। जिया कहे तू सागर में। बहुत उस क्या तरह बात के है, गीत बहुत है जो बढ़िया। मुझे पसंद आते थे। क्या बात है, क्या वो बात है। जैसे तेरी अच्छा। दुनिया है माँ, वो मुझे बहुत पसंद आता था। और भी हाँ, बहुत से, मतलब डूब जाते थे जब एस डी बर्मन गाते थे, और एस डी क्या बात। बर्मन का संगीत भी बहुत पसंद आता था मुझे। जैसे वो बहुत एक बढ़िया। गीत है दिल अपना और पीत पराई है, कौन सी का, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी, न वो समझ सके न हम। अरे वाह, क्या आप तो सर, आप तो छुपे रुस्तम निकले। अभी तो मैं लेकिन कार्यक्रम को बढ़ा बहुत दूंगा, सारी ऐसी बात करूंगा। नहीं नहीं नहीं। तमाम अच्छे लोगों जी से जी। सीखा है, वो एक्चुअली अपने को संस्कारित करने में मददगार रहे हैं, इसलिए वो भूलते नहीं, उनको हमेशा जी याद जी। रखते हैं। अच्छा, अभी हाल बस फिलहाल में कोई नाटक पढ़ा है आपने? नाटक तो लगभग जो 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 भी लेटेस्ट आता है सारे ही पढ़ता ही रहता हूँ। मतलब आप समझिए, अभी अभी एक हमारे मित्रों के 2-3 नाटक आए थे, उनको भी मैंने अभी पढ़ के उनके बारे में अपनी टिप्पणी भी दी है। और बड़े नाटककार में आप समझिए बोन राकेश के हों या चाहे गिरीश कर्नाड के हों, तमाम सारे है भी। मेरा अच्छा खासा कलेक्शन भी है। मेरा जो बेटा है उसकी नाटक में बहुत रुचि रही है, तो उसका भी अच्छा सिलेक्शन है। खुद को बहुत अच्छा अभिनेता के रूप में उसने काम किया है। मनु भंडारी का जो महाभोज था उसमें उसने लीड रोल किया। क्या बात है। और भी तमाम जो दूसरे नाटक है वो पढ़े। वर्ल्ड के जो अच्छे नाटककार हैं, चाहे सैमुअल बेकेट वगैरह, इनके गोडो के इंतजार में वगैरह, वो सब भी पढ़े। ब्रेख्ट के सारे नाटक मैंने पढ़ रखे हैं। ऐसे ही बादल सरकार ने बहुत सा काम किया है। बादल सरकार के सारे जो काम है, प्रोफेसर जोशी ने जो काम किया या लक्ष्मी नारायण लाल ने किया, इन सब में मेरी रुचि रही है। और मैं तो सारी विधाओं को अभिव्यक्ति के एक जरूरी माध्यम के रूप में लेता हूँ। इसलिए लेखक को कभी किसी एक विधा से बांध करके अपने को नहीं रखना चाहिए, सारे विकल्प खुले रखने चाहिए। आप अपने को बेहतर जिसमें व्यक्त कर सकते हो उस माध्यम में जाइए, लेकिन तैयारी रखिए। किसी अनाड़ी डॉक्टर को कोई शरीर नहीं सौंपता, तो ऐसे ही विधा ये में बहुत अच्छा विधा कहा। में भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छी बात कही आपने। जी अभी प्रतिभा जैन जी का एक नाटक आया था, चंद्रगुप्त मौर्य,
बहुत काफी सुंदर नाटक है प्रतिभा जी ने। मैंने बाद आपने बातचीत की वो भी मैंने सुनी, और उन्होंने और कविता ने जो जो नाटक को जिस रूप में प्रदर्शित किए, बाद में उसको उसकी वीडियो भी मैंने देखी, बहुत प्रभावशाली। और सबसे अच्छी बात को भाषा को कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस नाटक में बरता है, बहुत ये बढ़िया विषय। जी जी। ये उस पूरे वातावरण को बना देती है। तो ये हमने तो खैर जयशंकर प्रसाद और इन सबको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से भाषा को बरता है। बाद में भी और दूसरे लोगों ने भी जितने नाटक लिखे, बल्कि अगर आप मोहन राकेश को देखें तो अपने समय के यथार्थ को जितने बेहतर ढंग से मोहन राकेश ने अपने आधे अधूरे की, आप किससे तुलना करेंगे। वो क्लासिक नाटक है अपने आप में, चाहे वो आषाढ़ का एक दिन हो या पंछी ऐसे आते हैं। या आपको लहरों के राजहंस आश्चर्य होगा, लहरों पंछी के ऐसे आते हैं में मैंने मुख्य भूमिका की है। अच्छा, तो वो, हाँ, वो कहाँ पर किया आपने? वो जोधपुर में था तब मैं। अरे वाह, तो क्या बात है। वहाँ मेरे उनका साथी थे लहरों के मधुमोहन जी राजहंस भी माथुर, वो उनका मुझसे बहुत ही करवा लेते प्रसिद्ध थे। नाटक रहा है। जी जी। जी जी क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी राजस्थानी कविताएं जो आपकी हैं, जी उस पर मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा। तो पहले एक दो कविताएं सुनाएं आप, राजस्थानी सुना। जी अच्छा, जी। वैसे कितना हिंदी और राजस्थानी भाषा में कितना हम्म। देखिए, ओरिजिन तो सारी इन भारतीय भाषाओं, खासतौर से जो उत्तर भारत की भाषा है उनकी संस्कृत से है, और संस्कृत से बाद में प्राकृत पाली अपभ्रंश होती हुई फिर ये जी अपनी अपनी जैसे हिंदी प्रदेश की जो भाषाएं 14 भाषाएं धीरेन्द्र वर्मा ने इनको क्लासिफाई करके कहा, उसमें ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, ये मिथिला, भोजपुरी, ये सब हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं मानी जाती है। जी जी जी। राजस्थानी जो है वो गुर्जरी अपभ्रंश से निकल करके, और गुजराती और राजस्थानी इसका एक भाषा समूह है, इसमें से ओ, निकली हुई है। अच्छा। तो इनकी शब्दावली क्या होती है, मूल जो डिक्शन होता है, शब्द संपदा, वो एक होती है। यानी क्रियाएं, सर्वनाम या सारे जो प्रीपोजिशन से कारक जो होते हैं, उनमें जी आप पहचानते हैं। चाहिए थोड़ा बहुत लहजा तो बदलता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि 12 कोस में पानी बदल जाता है, तो 12 कोस में वाणी भी बदल जाती है। वाणी भी, भाषा भी हाँ, बदल जाती है, उसका भाषा भी बदलती है, लहजा बदल लेकिन जाता है। भाषा बदलती है। भाषा मुख्य मूल मूल भाषा नहीं बदलती, लहजा हाँ, बदलता है। वो लहजा बदलता यानी है। कोई कुल सॉफ्ट बोलता है, कोई स्लैंग बोल देता है, कोई मात्रा छोटी लगा देता है, कोई बड़ी लगा देता है, कोई मुंह कहेगा, कोई मैं कहेगा, कोई हूं कहेगा, फर्स्ट हम्म पर्सन के लिए, मैं के लिए, या हम्म। कोई भी। अब जितनी क्रियाएं हैं वो सारे उसकी हर एक भाषा की बोलियां भी होती है। जैसे जी जी राजस्थानी की बड़ी 6-7 बोलियां हैं, उनसे जी जी। मिल करके उनका जो एक निश्चित रूप या मानक रूप है वो, और वो कोई आज भर नहीं व्यवहार में। वो आपने जो पढ़ा होगा, पृथ्वीराज रासो जिस वक्त लिखा गया था चंद बरदाई का, ये जी जी 11वीं-12वीं शताब्दी की, 10वीं शताब्दी की बात है। जी वहां जी से ये भाषा चली आ रही है। मीरा उस परंपरा की बड़ी पोइट्री है जिसको पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक पोइट के रूप में जाना जाता है। जी बाद जी में जी। भी वो लगातार वो साहित्य, यानी आप समझिए हिंदी का आदिकाल या वीर गाथा काल, भक्ति काल, और यहाँ तक कि रीति काल, इसमें राजस्थान के जो बड़े पोइट है, राजस्थानी के जो पोइट है, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी राज यारा दुआ, ये तमाम जितने हमारे यहाँ जितने संत कवि हुए हैं, उनके सारे भजन एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। कितने ही ऐसे भजन होंगे जिसको किसी और ने लिखा और लास्ट में वो पंक्ति जोड़ दी, कहत कबीर सुनो भाई साधु, या तुलसीदास भजे भगवाना। अब वो भी तुलसीदास के खाते में डाल दिया, उसको कबीर के खाते में डाल दिया। ऐसे हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें तो सबकी वाणियां है, सारे संतों की जी वाणियां जी हैं, जी, वो तो मिश्रण है पूरा। जी जी। वो मिश्रण है। तो ऐसे ही ये जो भाषा विकसित हुई है, ये आजादी की लड़ाई में राजस्थान में उनकी एक तरह से माध्यम भाषा रही है। अब आप जनता के बीच में जा रहे हो और जनता की जुबान में नहीं बोलोगे तो चेतना कैसे विकसित होगी, कैसे उन तक बात पहुंचेगी। हिंदी में जाओगे तो वो कहते हैं हटे आयो अंग्रेजी छाटे, मतलब बोल हिंदी में रहा है, उनको वो अंग्रेजी लगती है। तो इंटीरियर में यानी भाषा जिंदा रहती है आम लोगों के बीच में। आप उसे बिल्कुल। संविधान में मान्यता दो या नहीं दो, लोग अपनी जुबान में अपनी बात करते हैं, वो अपनी भाषा नहीं मतलब छोड़ते। लोक संस्कृति में जीवित रहती है लोक भाषा। संस्कृति जी, जी सही। आप उसके बगैर जिस जिस भाषा का लोक साहित्य नहीं है, आप समझिए वो बनाई हुई भाषा है, उसकी जड़ ज्यादा गहरी नहीं है। जड़ उसकी जी गहरी होगी जिसके अंदर लोक साहित्य हो, जिसके अंदर वाचिक साहित्य होगा।
राजस्थानी का सबसे समृद्ध साहित्य जो है वाचिक साहित्य है। आप समझिए आजादी से पहले तक इस पूरे मूवमेंट की भाषा थी, उसमें इतना साहित्य लिखा गया, इतने पोइट्स थे, और ऐसे पोइट्स जो जोधपुर दरबार का राजकवि है और चिंता कर रहा है कि मद्रास में अंग्रेज आ गया है और देश पर खतरा है। क्या बात इस है। तरह के पोइट थे। यानी वो तो अगर कोई कहो कि साहब ये तो उसको क्या मतलब, वो तो जोधपुर के दरबार का है, जोधपुर के दरबार का नहीं, वो भारत का लेकिन देशव्यापी चिंता जो है, देशव्यापी चिंता है उसकी। कलकत्ता में आ गया तो चिंता हो रही है, वो वहां आ गया है, उसको निकालिए यहाँ से, वो आ गया है, वो कल को हमारे यहाँ भी आएगा और हम सबको गुलाम होना पड़ेगा। ये चिंता उस वक्त 1857 से पहले की बात है ये। जी। मेरे प्रपिता में मतलब परदादा थे जिन्होंने एक खंड काव्य लिखा था कर्ण पर, उसमें वो भी आजादी की लड़ाई के उस माहौल से अप्रभावित नहीं रहे, उसके माध्यम से बात करते थे। तो ये इस भाषा को हमने विरासत में पाया है। और बहुत बड़ी पढ़ाई भलाई हमें माध्यम हिंदी से कराई हो, लेकिन घर में और पूरे माहौल में तो वही भाषा थी, उसी से। ये तो वीरों की भाषा है सर। हाँ, और नंदू से अगर गीत सुनने हैं तो वो तो मारवाड़ी में ही सुनाएगा, राजस्थानी में ही सुनाएगा। सुनाइए। क्या बात है, वाह। तो एक कविता सुनाता हूँ आपको। सुनाइए सर, सुनाइए। कविताएं राजस्थानी में बहुत सारी हैं, लेकिन यही है कि फिर मुझे इसका हिंदी करके बनता है। आप समझते हैं कि आपने पूछा ना कि वो हिंदी से कितनी नजदीक है, तो बहुत सारे शब्द थोड़े बहुत तो मिल जाते हैं, लेकिन सेपरेट है उससे। आप कविता के बाद थोड़ा सा, या पहले थोड़ा सा सार उसका दीजिए, और कविता को फिर बाद में समझाइए मत, वो तो स्वतः समझ में आनी चाहिए। राइट। जी। जैसे हम जीवन स्ट्रगल में क्या चीज ढूंढते हैं, हम जमीन ढूंढते हैं, हम वास्तविकता ढूंढते हैं कि कहाँ पांव टिकेगा, कहाँ हम सरवाइव करेंगे, कैसे करेंगे। चाहे वो जो पति पत्नी का रिश्ता हो या मनुष्य मनुष्य का रिश्ता हो, उसमें हम जल्दी से जल्दी सारे ये जो कल्पनाएं हैं या सारे स्वप्न हैं, उनसे निकल करके और यथार्थ की जमीन पर आना चाहते हैं, वास्तविकता को जानना चाहते हैं, रिश्ते की ठोस भूमि क्या है उसको समझना चाहते हैं। तो मेरी एक कविता है, शोध ली पृथ्वी, मतलब पृथ्वी खोज ली, यथार्थ खोज लिया। वाह। तो कविता है, अब मैं समझाऊंगा नहीं, आप देखिएगा उसको। जी। थारा सपना में अवसर तो धारो धार, मैं तिरसाई धरणीरो कालो मेघ भेतो। थारा सपना में अवसर तो धारो धार बरसता पानी होता है ना वो। थारा सपना में अवसर तो धारो धार, मैं तिरसाई धरणीरो कालो मेघ वेतो। बावड़ तो मगरा सू थोड़ी थड़िया ने मंझार, थारी जागती इच्छावा सपना सार तो। ये प्रेम कविता है। बावड़ तो मगरा सू थोती थड़िया ने मंझार, थारी जागती इच्छावा सपना सार तो। अबे तो लीरा लीर वेगी मारी हूस, अब तो चिंदी चिंदी हो गई है मेरी वो हौसला हौस। अबे तो लीरा लीर वेगी मारी हूस, पड़ और मंगसी पड़। लग रहा है कि कुछ समस्या आ गई है नंद भारद्वाज जी के कनेक्शन में। हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी थोड़ी देर में वे हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। एकदम उनका हमारे साथ संपर्क टूट गया है। मैं आशा करता हूं कि नंद भारद्वाज जी अभी हमारे साथ पुनः जुड़ेंगे। कुछ समस्या आ रही है उनकी तरफ से। अभी कोशिश की जाएगी कि वे हमारे साथ फिर जुड़े। अभी वे हमारे साथ पुनः जुड़ गए। जी सर, कुछ बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था। हाँ, कट गया आपने आप ही एकदम। मैंने कहा फिर वापस आया, आपके लिंक पर आकर के वापस जुड़ा हूं मैं। जी। तो ये एक कविता है जो हम पति पत्नी के बीच में रिश्ते को एक ठोस जमीन पर तलाश कर रहे हैं। जी। तो वो कहता है कि अब तो लीरा लीर भेगी है मेरी हूस, जो हौसला जो है वो चिंदी चिंदी हो गया है, और वो जो चूड़े के ऊपर मजीद रंग होता है वो भी फीका पड़ता जा रहा है। मंगसी पड़गी चमड़ी चढ़िए चुड़लेरी मजीद, पण हिचकता पड़ता आपे पताल बिचे शोध ली भी पृथ्वी। हमने आकाश और पाताल के बीच पृथ्वी को खोज लिया है, जहां खड़े रहकर के अपना जीवन चला सकते। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोकगीतों पर भी आपने काम किया है?
लोकगीत तो राजस्थान के काम नहीं लोकगीत। किया, जब पढ़ते थे तो लोकगीत गाते बहुत थे। और यूं तो लोक साहित्य खूब पढ़ा है, और बिज्जी का महाराज विद्यानंद देथा ने सारी जो लोक कथाएं इकट्ठी करके 14 खंडों में किया है। अब वो कहते तो बाद में तो उन्होंने क्लेम करना शुरू किया कि मेरी कथाएं, लेकिन वो है तो लोक की कथाएं, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा। और वो ठीक है, वो पुरानी विरासत को भी कोई आज लिखता है तो वाल्मीकि रामायण अगर बेस में है तो रामचरितमानस को भी आप उसी का एक तरह से डेवलप्ड फॉर्म कह सकते हैं, या दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उस तरह के आख्यान पर आधारित बहुत सारे लोगों, तो कॉन्सेप्ट तो पुराने हो सकते हैं, लेकिन रचनाकार अपने ढंग से उसको ट्रीटमेंट देता है, नया रूप देता है। ये कोशिश तो होती है। तो मैं बहुत ज्यादा इसको विवादास्पद नहीं मानता। ये एक नया रचनाकार उस पुरानी विरासत को अपने ढंग से सहेजता है, अपने शब्दों में, अपने फॉर्मेट में उसको व्यक्त करता है। तो अच्छा, डॉक्टर अनिल शर्मा जी तो वो तो वैसे राजस्थान के ही है जी आजकल। संभवतः टोंक में शायद एक्चुअली वास्तव में वे वेटरनरी डॉक्टर हैं, वहाँ के हेड हैं इस समय, और बहुत अच्छे गायक हैं। इनको अच्छा तो वैसे कहते हैं जयपुर के जगजीत सिंह। अच्छा, बहुत अच्छी बात। मेरा भी अच्छा सौभाग्य रहा है जी कि इन्होंने मेरे जी भी 2-3 गीत गाए हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने। अच्छा, ये जी कह रहे हैं जी कि इन्होंने हाल फिलहाल में आशा पांडे ओझा जी के कुछ दोहे गाए हैं। उनके अच्छा। बारे में वो कह रहे हैं कि अगर आदरणीय नंद भारद्वाज जी उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे तो कुछ उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? है कुछ? आशा का वो दोहे मैंने पढ़े नहीं, देखे नहीं है, लेकिन जी आशा अच्छा लिखती है, और अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से, अपनी विरासत से थोड़ा लगाव रखती है, तो निश्चित रूप से वो बेहतर ही लिखा होगा। तो पढ़ूंगा मैं, तो फिर अगली बार कभी उसके बारे में अपनी राय दूंगा। अभी तो मैंने उसके बारे में कोई इस तरह का। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी का लिंक आपको भेज दूंगा डॉक्टर साहब, जी नंदी जी। तो उसके जी बाद आप देख लीजिएगा उस पर, अगर हाँ आप हाँ कुछ उसमें जी कमेंट देना चाहेंगे। हम्म, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी एक कमेंट में ये पूछा था। इस जी बीच में संतोष त्रिसल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो सुपर कहती है, कह रहे बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने आकाशवाणी में और दूरदर्शन में भी काम किया है, और जी मूल रूप से मैं तो एक विशुद्ध साहित्यकार आपको मानता हूं। तो एज अ मतलब साहित्यकार के रूप में आपको क्या लगा, जो आपका योगदान है विशेष रूप से रेडियो और दूरदर्शन में अंतर क्या पाया आपने? कहां पर रचनात्मक कार्य करना संभव था साहित्य के? रचनात्मक कार्य के लिए तो ज्यादा गुंजाइश तो रेडियो में ही थी। रेडियो में जो एक एक कल्पना का पुट जो बचा रह जाता है ना, चाहे नाटक कर रहे हो, चाहे आप कुछ, तो वो ऑडियंस को या सुनने वाले को एक स्पेस देता है, वो माध्यम, कि वो उसके पैरेलल अपनी सोच विकसित कर सकता है, सुन सकता है। दूरदर्शन सब चीज को उघाड़ देता है, खुला 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 कर देता है। कल्पना के लिए बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। आप कोई कोई आख्यान या कोई पुराना अगर आपने उठाया है, तो जो ही आप मूर्त कर देते हैं उसको, तो बाकी सारा पक्ष धुंधला हो जाता है। फिर वही सच सामने रह जाता है। अच्छा, राम तो ऐसे ही रहे होंगे। नहीं, हम्म। राम को तुलसीदास ने जैसे से प्रस्तुत किया, वाल्मीकि ने जैसे प्रस्तुत किया, या और किसी पोइट ने जैसे, या खुद जो पाठक या श्रोता है वो जिस तरह की कल्पना करता है, नाटक है, तो अपने अपने भाषा में भी कहते हैं, व्यंजना में जो शक्ति है, यानी जो अनकहा रह गया है, वही हम्म। महत्वपूर्ण है। बहुत उसके बढ़िया, भीतर बहुत जो अच्छी बात ध्वनियां कही। बची हुई रह गई हैं, उसकी तलाश बराबर रहती है, और वो दूसरे कवि के लिए, दूसरे रचनाकार के लिए उसमें एक स्कोप छोड़ देती है। तो वो बचा रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे हम चीजों को दोहराते ही भर जा रहे हैं, उसमें नया हमने जोड़ा नहीं। नया जोड़ने के लिए स्पेस तो छोड़िए आप इसमें, क्या पुराने बात को है। जानिए, लेकिन नए के लिए स्पेस क्रिएट कीजिए। तब तब आपका ये जो शब्द है ना, रचना धर्मिता, वो तभी हम्म। सुरक्षित रहता तभी सुरक्षित रहेगा। बहुत है। अच्छी जी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी अंततः तो आप सेवानिवृत्त तो आप दूरदर्शन से ही हुए हैं ना? तो वहां पर कुछ विशेष साहित्यिक कार्य, कोई आपका योगदान रहा किस रूप में? वहाँ एक काम मुझे करते हुए बहुत संतोष रहा कि 14 भारतीय भाषाओं की जो कालजयी कहानियां थी, उनकी श्रृंखला मेरे देखरेख में तैयार हुई थी, इंडियन क्लासिक्स, जो
कथा सरिता नाम से रात को 9 बजे प्रसारित होती थी। उस काम को करते हुए मुझे बहुत एक तरह की अंदरूनी खुशी हुई, और मैं इसे एक बेहतर अवसर मानता हूं कि मैं एक तो सीनियर डायरेक्टर था, तो मेरी अवस्था ऐसी थी कि मेरा कोई भी प्रस्ताव गंभीरता से लिया जाता। फिर विद्यानिवास मिश्र जैसे बड़े साहित्यकार का मुझे एक क्या सपोर्ट बात है, था, क्या बात है, तो क्या नाम वो है। मेरे काम को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो प्रसार भारती बोर्ड के मेंबर थे, तो कोई बड़े जो मिनिस्ट्री के अधिकारी थे वो भी उनके राय दे देने के बाद उसको उसमें कोई चेंजेस करने की हिमाकत करता नहीं था। तो ऐसे करके वो काम हो गया। नहीं तो मेरे साथ वाले तो कहते थे, नंजी ऐसे कोई हथेलियों में आम थोड़ी उगते हैं, टाइम लगता है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को कई सालों लग जाते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो देशी आदमी हूँ, अगर काम ज्यादा है तो ज्यादा लोगों में बांट दूंगा, अकेला थोड़ी करने दूंगा किसी को। अगर 14 भाषाओं की कहानियां हैं तो सबको बांट दूंगा, मृणाल सेन को दूंगा, मैं तो गिरीश कर्नाड को दूंगा, श्याम बेनेगल को दूंगा। ये सब क्या बात। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, अपनी इज्जत जी बचाने के लिए अच्छा ही प्रोड्यूस करेंगे, क्यों खराब करेंगे। गुलजार को प्रेमचंद दे दिया, तो गुलजार ने प्रेमचंद की 6 कहानियां और जो गोदान था उसको प्रस्तुत कर दिया, और बेहतरीन प्रस्तुत कर दिया। ऐसे तमाम जो लोग थे इनको करके, और आप समझिए 6 महीने के अंदर 190 कड़ियां तैयार होकर के आ गई। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत तब बढ़िया। तब लोगों को, साथ वालों का आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। फिर तरीका मैंने ये अपनाया कि मान लो मैं भुवनेश्वर में मीटिंग कर रहा हूं, तो वही मीटिंग में सारे मिनट्स फाइनल किए, वहीं तय किया, और दूसरी मीटिंग नहीं करता था। वहीं उड़िया की कहानियां चुननी है तो वहीं चुन ली। प्रतिभा राय जी को, जो ज्ञानपीठ अवार्डी राइटर थे, वो हमारी जी कोर कमेटी के मेंबर थे। जी यू आर जी। अनंत मूर्ति कन्नड़ा के थे, तो तमिल के एमटी वासुदेवन नायर थे। तो ऐसे तमाम लोग थे, और ऐसी सब जगह जाता था मैं, बाई एयर गया, वहां मीटिंग की, वहीं शाम तक सारे मिनट्स फाइनल किए, वहीं डिसीजन करके और अगले मीटिंग तय कर लेते थे, और साथ के साथ लौट के आकर के उनको असाइन कर देता था। सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल किस्म के लोगों, नॉर्मली दूरदर्शन में ये होता है कि प्रस्ताव मांगे जाते हैं, हमने प्रस्ताव ऑफर किए कि वाह आप वाह। बनाइए, तो प्रक्रिया उलट गई। और फिर प्रसार भारती बोर्ड से ऑथेंटिक दिलवा दिया कि अगर आपको इसमें काम करने के लिए आपको बंबई का कोई सिने स्टार भी काम में लेना हो तो ठीक है, फीस तो हम जो हमारी निर्धारित है वही देंगे, लेकिन उसको सुविधाएं सब देंगे, उसे 5 स्टार में ठहराएंगे, उसकी सारी खाने पीने का ध्यान रखेंगे, और उसे समझाएंगे कि भाई ये तुम कमाने के लिए नहीं आ रहे हो, ये लोक सेवा के लिए आ रहे हो, इसलिए वाह, आओ। बल्कि क्या। वो अमजद अली खान साहब बहुत अच्छी बात कहते थे। मैं जब आपके साथ वहां था, एक बार उनको मनाने गया था, तो उन्होंने मेरे सामने ही एक और को कहा कि साहब आपको तो एक बैठक के 40,000 रुपए देते हैं, ये रेडियो वाले तो आपको 5-10 हजार में ही बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा ये 40,000 मेरी इनकी वजह से है। वाह क्या बात है, क्या बात है। ये बात तो सही है, बात तो सही है। अगर क्योंकि ये सब तो ये रेडियो, ये सर सपोर्ट करने सर वाले नहीं हो तो सब मुझे तो कोई रेडियो 40,000 नहीं आकाशवाणी दे। से ही तो आए हैं सब। जी। सब तो तो ये सबका जो। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो अभी अब देखिए कैसे लगभग 1 घंटा 12-13 मिनट निकल गए, पता ही नहीं चला बात बात में। तो अभी आपको क्या लग रहा है, एक एक जगह अभी आपने बात कहा कि अनकहा, अभी आपको साहित्यकार के रूप में क्या लग रहा है कि जो अभी अनकहा रह गया है, जिसको आपको अभी आपको शेष पूरा करना है। भविष्य तो पूरा अनकहा ही है। जिस भविष्य के बारे में हम सोचते रहते हैं, जो 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 चीजें हो रही हैं, हर चीज का उसका परिणति तो कहीं ना कहीं दिखाई देता ही है। अब जैसे बहुत हमारा बढ़िया। लोकतंत्र है, उसके सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं, तो वो चुनौतियां हमको भी प्रभावित करती हैं। तो ये बहुत सारा अनकहा है, बल्कि कहने के लिए स्पेस कम है, सुविधाएं कम है, उस पर दबाव बहुत सारे हैं उन, और लेखक को निडर होकर के और अच्छे तरीके से, बगैर कोई दुराव रखे, बगैर कोई मनमुटाव रखे, उस सच्चाई को अच्छे शब्दों में कहना चाहिए। कठिन समय में भाषा बहुत मदद करती है, फॉर्मेट बहुत मदद करता है। अगर प्रत्यक्ष नहीं कह पा रहे हैं तो अप्रत्यक्ष कहिए, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो अव्यक्त व्यक्त कीजिए। तो क्या बात है, क्या अव्यक्त बात को है, व्यक्त करने की कोशिश हो रही है, क्या बात है, शायद हम बहुत कामयाब हो जाएं। बहुत बाकी अच्छा, तो बहुत जी जी, जी बाकी तो चल रहा है। अच्छा, जी अब साहित्य, रेडियो, दूरदर्शन और बाकी जो कुछ भी आपने कार्य किया है,
इसके अतिरिक्त आपकी मूल हॉबी क्या रही है? आपकी अपनी अलग जैसे कई लोगों को बहुत संगीत पेंटिंग में रुचि है, कई को संगीत सुनने में या संगीत गाने में, गाना गाने में है। आपका व्यक्तिगत रूप से विशेष क्या रहा है? अगर मेरे को कोई अगर छूट दे और मतलब पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी होती तो मैं तो वापस जिस गांव में पैदा हुआ ना वापस वहीं पहुंच जाना चाहता। क्या बात है, क्या बात है। फिर वही बचपन में आपको मिले और वो मिट्टी और वो वही खेलना, खेत, वही रेतीली धरती, वही तो मैंने अपने साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था तो उसमें मेरी जो जो टिप्पणी थी उसमें भी यही कहा था कि मेरे बस में होता तो मैं बचा हुआ समय उन्हीं के बीच अब तक व्यतीत करता, लेकिन अब वो मेरे बस में कहाँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूं कि अब कार्यक्रम का समापन हम करेंगे, लेकिन आपकी एक 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 कविता से और एक कविता और सुनाइए, उसके बाद फिर हम अपने मित्रों से आज्ञा लेते हैं। क्योंकि अब देखिए, मैं सभी मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, लगातार वे हमारे साथ जुड़े हैं अभी भी और आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। अब देखिए, आजकल के व्यस्त समय में किसके पास इतनी फुर्सत होती है, अपने घर गृहस्थी के कार्यों में ही सभी इतने व्यस्त रहते हैं। अब नंद मैं तो कभी इस बात की शिकायत रखता ही नहीं कि लोग कहते हैं अब कौन पढ़ता है कौन सुनता है। मैंने कहा भाई जिसकी रुचि होगी वो तो समय निकाल ही लेगा, नहीं है तो उसको इसका मतलब उस पर नाराज मत होइए, उसकी अपनी व्यस्तताओं को समझिए, उसके प्रति सहानुभूति रखिए, कभी समय निकलेगा तो वो भी हमारे आर्ट कल्चर की तरफ आ जाएगा। और वैसे भी चाहे जैसे भी कठिन काम में लगा हुआ हो उसके भीतर की मानवीय संवेदना जो कभी नहीं मरती, वो रहेगी। वो बहुत अच्छी बात कही आप, वही से अच्छा मनुष्य बनाती है, कविता उसको मनुष्य बनाने में मदद करती है। बात सही है, मूल मंत्र तो वही है, कविता का मूल मंत्र ही है कि उसको क्या बात है। एक कविता है मेरी जो मैंने रिटायरमेंट के थोड़े दिनों बाद लिखी थी। जी, आपका स्वागत है। कुछ झलक जाएगा उसमें। वो है आदिम बस्तियों के बीच। यानी मैं कहता हूं कि जीवन जो है वह भी उन्हीं मूल बस्तियों के भीतर ही है, और वहां उसके बीच में रहते हैं तो जीवन से भरे पूरे महसूस करते हैं अपने आप को। क्या बात है। एक बढ़ती हुई दिनचर्या धीरे धीरे छूट रही है आंख से बाहर। वाह वाह। एक बढ़ती हुई दिनचर्या अब धीरे धीरे छूट रही है आंख से बाहर, उतर रही है आसमान से गर्द बेआवाज, दूर तक दिखने लगा है रेत का विस्तार, उड़ान की तैयारी से पहले जैसे पंछी फिर से दरख्तों की डाल पर। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दूर तक देखने लगा है रेत का विस्तार, उड़ान की तैयारी से पहले जैसे पंछी फिर से दरख्तों की डाल पर। जानता हूं ज्वार उतरने के साथ यहीं किनारे पर ही छूट जाएंगी कश्तियां। वाह वाह वाह, क्या बात है। जानता हूं ज्वार उतरने के साथ यहीं किनारे पर ही छूट जाएंगी कश्तियां, शंख घोंगे सीपियों के खोल, अवशेषों में अब कहां जीवन। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या पंक्ति है। वाह वाह, जीवन, बहुत सुंदर भाव। जीवनदायी हवाएं तो बहती हैं आदिम बस्तियों के बीच। वाह वाह वाह। जीवनदायी हवाएं तो बहती हैं आदिम बस्तियों के बीच, उन्हीं के आगोश में रचने का अपना सुख, उन्हीं के आगोश में रचने का अपना सुख। अपनी रागनी कोसों पसरे थार के आकाश में, रंग बिरंगे पंछियों का गूंजता कलरव, ये दरख्तों की हरियाली में विकसता जीवन। है, क्या बात है। वाह वाह। ये दरख्तों की हरियाली में विकसता जीवन, इससे पहले कि अंधेरा आकर ढांप ले फलक तक फैले दीठ का विस्तार। वाह वाह वाह। इससे पहले कि अंधेरा आकर ढांप ले फलक तक फैले दीठ का विस्तार, मुझे पानी और मिट्टी के बीच बीज की तरह बने रहना है जीवन की कोख में। वाह वाह वाह, क्या बात है। जीवन की पानी और मिट्टी के बीच बीज की तरह बने रहता है जीवन की कोख में। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कि अब इन सुंदर पंक्तियों के साथ और सुंदर भाव के साथ मैं चाहता हूं इसके बाद अब कुछ अनकहा रहा ही नहीं, कुछ भी, सब कुछ कह दिया आपने। इन कुछ पंक्तियों कह दिया। सोचने के लिए बचा रहना चाहिए। अच्छा, नंद भारद्वाज जी जो हमारे मित्र लगातार अब इतने समय के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? बस मैं जो बीच में भी मैंने आपको याद दिलाया था कि जो जीवन आप जी रहे हैं उसको भरपूर जीजिए, कोई बहुत ज्यादा शिकायत मत रखिए,
तकलीफें हैं तो तकलीफ को एंजॉय करना सीखिए, उससे बचने के रास्ते निकालिए। बच्चों पर अपनी इच्छाएं मत लादिए, बच्चों को विकसित होने दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। वो आपसे कुछ सवाल पूछें तो उनका उत्तर देने की हड़बड़ी मत कीजिए, उनको उत्तर ढूंढने दीजिए, उसमें मददगार रहिए। तो ये जो साथी का भाव है, ये बच्चों से लेकर बड़ों के लेकर के साथियों के लेकर बना रहना चाहिए। इसी में जीवन का सच्चा आनंद है। मैंने इसी को अपने आचरण में उतारने की कोशिश की। वाह वाह वाह, मैं अपनी कविता की 4 पंक्तियां कहूंगा और उसके साथ में आज का जी। फूल की परिभाषा यही है कि उसकी खुशबू आदमी को लोहा होने से बचाती है। वाह तो वाह। फूल की खुशबू की तरह बनिए और आदमी लोहा होने से बच जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब देखिए, आपने समय निकाला और आपने इस मंच को सुशोभित किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत सारे मित्र जो लगातार जुड़े, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि लगातार जुड़ते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे साहित्यकार व्यक्ति को यहाँ पर हम इस पटल पर लाएंगे और आपका खूब ज्ञानवर्धन करते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे। और आपसे निवेदन है नंद भारद्वाज जी कि जितने मित्रों ने अपने कमेंट्स दिए हैं, थोड़ा बहुत समय निकालकर यदि आप उनका उत्तर देंगे, अपनी तरफ से रिस्पॉन्स करेंगे, निश्चित रूप से तो मैं पढ़ूंगा मैं और सबको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और सारी ऑडियंस और लोग ही होते हैं जो किसी व्यक्ति को लेखक बनाते हैं। लेखक अपने आप में कुछ नहीं होता, उसको पढ़ने वाले, उसको सुनने वाले, उसको समझने वाले लोग ही उसकी ताकत होती है। तो वही आपके साथ भी मेरा रिश्ता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज उपस्थित थे जयपुर से श्री नंद भारद्वाज, वरिष्ठ हिंदी और राजस्थानी भाषा के कवि, समीक्षक, संस्कृतिकर्मी और मीडिया कर्मी। इसके साथ ही मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।